एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिंदी का जो पेपर है जून 2019 में जो सेशन 1820 था उनके लिए था। बीएड फर्स्ट ईयर का है ये, पेडागोजी ऑफ हिंदी इसका पेपर है आपका। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है, खंड कै, खा और गा। तो इसमें जो खंड कै है इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास इंटरनल चॉइस दी गई है और जो इसके मार्क्स हैं वो 16 मार्क्स के हैं। इसका मतलब 16 इंटू 3 48 हो गया। 48 जो मार्क्स हैं उसका ये सेक्शन ए यानी ये खंड का है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? इस संदर्भ में राष्ट्र हित के क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है 3 पार्ट में डिवाइड है, आपको ये ध्यान रखना है। पहला तो आपको इसका महत्व बताना है। दूसरा, इसको प्रचार प्रसार में कौन कौन से बाधक तत्व हैं वो बताने हैं। फिर इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो बताना है। इस तरह से आपको ये 3 पार्ट में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को करना है। आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर आपको करना है हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता व संपन्नता पर एक निबंध लिखिए। ये जो है लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता पर निबंध लिखिए, या फिर ये आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या तो आपको ये करना क्वेश्चन है या फिर ये करना है। गद्य शिक्षण अंग कौन कौन से हैं? गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों की व्याख्या हेतु कौन कौन सी युक्तियां प्रयोग की जाती हैं? एग्जाम्पल सहित बताना है आपको। नेक्स्ट है, कक्षा 6 स्तर के लिए सर्वनाम और अनुप्रास अलंकार पर एक पाठ योजना बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें लेसन प्लान दिया गया है कि लेसन प्लान जैसे आपने बनाया होगा अपनी टीचिंग के दौरान, जब आपने मैक्रो टीचिंग की होगी स्कूल में बनाया होगा, आपका जो ग्रामर का आपका बना होगा आपका, तो क्लास 6 को ध्यान में रखते हुए सर्वनाम का बनाना है या फिर अनुप्रास अलंकार, इन दोनों में से एक पर आपको कोई पाठ योजना बनानी है। बहुत इजी है आपके लिए ये, यदि आपने प्लानिंग की होगी तो स्कूल में टीचिंग की होगी तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, इंटरनल चॉइस है इसमें भी। हिंदी शिक्षण में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व बताना है। दूसरा, किन्हीं 2 सहगामी क्रियाओं के विषय में बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों के साथ इन क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। मतलब जो एक्टिविटीज क्लास में कराई जानी है कुछ कंटेंट को पढ़ाने के लिए, तो टीचर जो है जो बुक का जो कंटेंट है उसके साथ साथ जो एक्टिविटी है उसको कैसे यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। या करना है आपको ये, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है और वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षाओं का निर्माण, उद्देश्य, प्रशासन के संबंध में तुलना करनी है। ये तो हो गया आपका पार्ट ए यानी कि खंड का। अब खंड खा में आते हैं। खंड खा में 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से 4 करने हैं। कोई भी प्रश्न क्वेश्चन के घटक लिखने हैं, इससे कंपोनेंट बताने हैं आपको। बहुत इजी क्वेश्चन आते होंगे आपको। निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली दोनों में डिफरेंस बताना है। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में क्या अंतर है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। पद्य शिक्षण में रसानुभूति से क्या मतलब है? उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण क्या है? हिंदी में आईसीटी का किस प्रकार यूज करेंगे? सूक्ष्म शिक्षण, देखिए ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है आपका, जो है दूसरे पेडागोजी में भी आ चुका है ये। तो आपको सूक्ष्म शिक्षण जो है ये माइक्रो टीचिंग पता होगा आपको, आपने माइक्रो टीचिंग की भी होगी अपने कॉलेज में। तो इसमें क्या है, आपको इसका साइकिल भी पता होना, चक्र, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र भी पता होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है ये पता होना चाहिए, किसने दिया ये पता होना चाहिए। तो आपको जो सूक्ष्म शिक्षण है वो बिल्कुल डीपली पढ़ लेना है। उसके बाद है, हिंदी भाषा में नवीन शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये भी उदाहरण से बताना है। अब देखते हैं खंड ग। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से कोई भी 8 करने हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपको बताना है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बतानी है। तो इसमें 4-5 अशुद्धियां लिख दीजिए तो आपको पूरे 2 के 2 ही अंक मिलेंगे। जैसे स्वर संबंधी अशुद्धि, अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धि, विसर्ग संबंधी अशुद्धि, व्यंजन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ये बहुत सारी अशुद्धियां हैं, ठीक है। इसके बाद है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? स्टिमुलस वेरिएशन पूछा है इसमें। आपने जो टेक्नोलॉजी का पेपर है उसमें भी इसको पढ़ा होगा। तो उद्दीप परिवर्तन क्या होता है? तो आपको इस तरह से लिखना है कि ये कि जो उद्दीप परिवर्तन है इसका अभिप्राय है कि उस वो शिक्षण, तकनीक
या फिर कौशल से है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का ध्यान जो कक्षा की गतिविधियां होती हैं उनकी ओर वो केंद्रित करता है, बच्चों का ध्यान केंद्रित करता है। या फिर कह सकते हो शिक्षक द्वारा की गई उन क्रियाओं से होता है जिन पर छात्रों से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे जो टीचर है उसके बोलने की गति में परिवर्तन होता है, विराम लगा देना, ये सब क्या स्टिमुलस वेरिएशन यानी कि उद्दीपन परिवर्तन होता है ये। उसके बाद पूछा गया है रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 14 क्वेश्चन 14 पूछा है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है रचना शिक्षण का। इसका उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट हैं विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वो जो भी सोचें, जो सोच रहे हैं उसको मनन करें और एक क्रम में हो वो और बड़े बड़े तथ्यों को संक्षेप में रख सकें। उसके बाद है मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन और मूल्यांकन ये भी आपने थर्ड पेपर में पढ़ा होगा, दूसरा जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा आपने। जो मापन है, मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण और उसकी विशेषताओं की जरूरत होती है, उन जरूरतों के बारे में बात की जाती है। जैसे जो छात्र हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में जब हम देखते हैं तो अंकों में व्यक्त करना ये मापन है, जबकि उनके जो उनको अंक मिले हैं उसके आधार पर वो अगली क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा होगा। क्लियर। इसके बाद है आप वाचन संबंधी विशेषताएं बताइए, वाचन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो अच्छा वाचन होता है उसमें आरोह अवरोह होता है ना, उतार चढ़ाव के साथ होता है वो। तो आरोह अवरोह के साथ प्रभाव उत्पादक ढंग से किया जाता है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल विराम के साथ पढ़ना है ना। तो वाचन के द्वारा जो छात्र हैं उनको विराम, अर्धविराम कहाँ लगाना है, चिन्ह कहाँ लगाने हैं, है ना, जो इस सब का प्रयोग किया होता है। मतलब मौन वाचन का उद्देश्य डैश है। अब मौन वाचन का क्या उद्देश्य है। मौन वाचन का उद्देश्य है जो केंद्रीय भाव है उनको ग्रहण करना। तो यहाँ पर लिखेंगे मौन वाचन का उद्देश्य केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पठित सामग्री है उसमें तथ्यों भावों विचारों का अर्थ ग्रहण करना, सारांश बताने की क्षमता का विकास करना, पढ़ी हुई सामग्री को सही ढंग से दे सकना, रचनात्मक सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी कुछ भी कह सकते हो आप इसमें। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कब करते हैं, नियंत्रित अभ्यास हेतु किया जाता है। अब पूछा है ये व्यंजन कौन कौन से हैं, पा फा बा भा मा कौन से व्यंजन है, ये है ओष्ठ व्यंजन। आपको पढ़ने ही समझ आ रहा होगा, ओष्ठ जिसमें होठ जो है टच हो रहे हैं, पा फा बा भा मा, तो ये है ओष्ठ व्यंजन। उसके बाद है भाषा प्रयोगशाला में भाषा का डैश विकास किया जाता है। तो मूल भाषा कौशल पद्धति का विकास किया जाता है। यहाँ पर आएगा मूल भाषा कौशल पद्धति का विकास। नेक्स्ट और लास्ट है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सौंदर्य भाव को जागृत करना, है ना। कैसे भाई, जिस सौंदर्य भाव को हम अपने आसपास मतलब हमारे आसपास है लेकिन उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम कविता के माध्यम से क्या करते हैं, अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि कविता श्रोता को एक सौंदर्य बोधक दृष्टि प्रदान करती है। तो यहाँ पर केवल क्या लिखना है आपको, सौंदर्य भाव को जागृत करना है, यहाँ पर केवल इतना ही आएगा। तो आज उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम भी है 28 को। तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।